जितना बोलना था मैं बोल दिया। अब देखिए, भविष्य की राजनीति हम अपने पार्टी के जितने भी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्तागण हैं उनके साथ मैं बैठ के तय करूंगा। तो पशुपति पारस को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया जिसकी जिक्र हम सुबह से मृदुल कर रहे थे, नाइंसाफी की बात कही और अब केंद्रीय कैबिनेट से अपने इस्तीफे का भी उन्होंने ऐलान कर दिया है। साथ ही आगे की रणनीति क्या कुछ होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर हैं, तारीखें नजदीक हैं। ऐसे में अब आगे पशुपति पारस अपनी राजनीति को किस दिशा लगाएंगे, यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। इस दल को कितना सीट मिलेगा इसकी घोषणा हो गई। मैंने आज से 5-6 दिन पहले प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक एनडीए का विधिवत घोषणा नहीं होता है। कल विधिवत घोषणा हो गया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं और मैं आज भी तो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता गणेश जुड़ गए हैं। गणेश, पशुपति पारस ने इस्तीफा दे दिया है, बगावती सुर अख्तियार कर लिए हैं, नाइंसाफी हुई इस तरह की बात कर रहे हैं। किस तरह की खबरें हैं, सियासी सरगर्मी किस तरह की है कि अब अगली राह पशुपति पारस की क्या होगी? देखिए, जिस तरीके से कयास लगाया जा रहा था कि अब क्या होगा, जिस तरीके से एनडीए ने अपनी बिहार की 40 सीटों को लेकर सीट शेयरिंग का पूरा गणित फॉर्मूला बता दिया था। अब पशुपति पारस क्या करेंगे, तो अब तस्वीर साफ हो गई है। पशुपति पारस ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। इस तरीके से उन्होंने कहा कि हम पूरी तरीके से प्रधानमंत्री के साथ रहे, ईमानदारी के साथ सेवा की, लेकिन आज जिस तरीके से बिहार के अंदर एनडीए के द्वारा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया गया है, हमारी पार्टी को उससे कोई विषय उसमें हिस्सा नहीं दिया गया है, उससे आज पूरी तरीके से पशुपति पारस नाराज होते हुए उन्होंने कैबिनेट मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया। कुछ ही क्षण पहले इसी जगह से उन्होंने ये घोषणा की है। अब लेकिन इसमें एक बात और देखने वाली बात होगी कि उन्होंने जिस तरीके से पिछले दिनों कहा था कि वो हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे, अब वो तस्वीरें पूरी तरीके से साफ हो गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका कहना था कि हमारे 5 सांसद थे, हमें पूरी तरीके से बीजेपी के दौरान जो एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी है उसने एक अलग रास्ता कर दिया, हमसे बात तक नहीं की। और यहाँ पर एक बात गौर करने वाली होगी, प्रधानमंत्री के बारे में उन्होंने एक तरीके से कहा कि मैं उनके साथ था, वो देश के सबसे बड़े नेता है, ईमानदारी से मैंने उनके साथ सेवा की। लेकिन एक और बात यहाँ पर गौर करने वाली बात होगी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर जो मैसेज आया था, उस मैसेज के अंदर कहा गया था पशुपति पारस ने इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन उनकी ताकत क्या दिखी आपको वहां पर? उनके साथ कौन कौन मौजूद था? कोई बड़ा नेता मौजूद था या फिर पार्टी में भी खतरा पैदा हो सकता है? एक बार फिर आपका स्वागत है। इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, सुप्रीम कोर्ट से मस्जिद कमेटी को झटका लगा है। यह पूरा मामला जुड़ा हुआ है शाहीदगाह और कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ा हुआ। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ा हुआ मसला मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट में गया था, लेकिन अब मस्जिद कमेटी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है और इस पूरे विवाद में हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने यथावत रखते हुए मोहर लगा दी है। हाई कोर्ट ने एक साथ सुनवाई का आदेश दिया था और दीपेश इस आदेश को यथावत रखा है। बड़ा झटका लगा है यहां पर।
देखिए बिल्कुल मृदुल, साफ तौर पर अब कोर्ट का ये कहना था कि जब इस तरह के कोई मसले होते हैं और एक साथ एक ही विषय पर कई सारी याचिकाएं लगी होती है तो फिर उनको क्लब करके सुना जाता है। और यही कारण है कि जो मुस्लिम पक्ष की दलील थी, मुस्लिम पक्ष की जो याचिका थी, उसको ये कहते हुए कोर्ट ने खारिज कर दिया कि जब एक ही विषय पर दोनों जितनी भी 15 मामले जो चल रखे हैं कोर्ट में, वो सारे के सारे सिर्फ शाही ईदगाह और जो मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मसले को लेकर चल रखे हैं। यही कारण है कि इनको क्लब करके सुना जाएगा। और इस वक्त विष्णु शंकर जैन जी हमारे साथ मौजूद। सर, क्या हुआ आज कोर्ट में? देखिए, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके 100 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में फाइल होती हैं तो 100 याचिकाएं क्या अलग अलग सुनी जाती हैं? एक ही साथ सुनी जाती हैं। उसी तरह से कंसोलिडेशन की प्रक्रिया है सीपीसी में ऑर्डर 4A में, और जो 15 मुकदमे कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित थे, कोर्ट ने कहा था ये एक साथ चलेंगे, इसको कंसोलिडेट कर दिया। इस ऑर्डर को 11 जनवरी के ऑर्डर को शाहीदगाह मस्जिद ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। ये भी बताना चाहता हूं, इसके खिलाफ उन्होंने ऑलरेडी वहां पर रिकॉल एप्लीकेशन डाल रखी है, वो पेंडिंग है। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द रिकॉल एप्लीकेशन आपने फ्रेश SLP फाइल की, तो कोर्ट ने यही कहा कि आप रिकॉल एप्लीकेशन पर अपनी बहस करिए और उसके बाद जो भी आदेश होगा उससे कोई भी पार्टी एग्रीव्ड है वो कोर्ट आ सकती है। मुस्लिम पक्ष की इस जल्दबाजी को आखिर क्या कहा जाए, क्या समझा जाए? क्योंकि ऑलरेडी जब हाईकोर्ट में मसला चल रहा है, फिर सुप्रीम कोर्ट आने की आवश्यकता क्या थी, एक, और दूसरा ये कि अब इस फैसले के बाद क्या होगा? देखिए, ऑलरेडी वहां पे 7-11 की बहस चल रही है। कल ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में बहस के लिए लगा हुआ है, और जो लोग ये चाहते हैं कि ये जल्दी ना सुनवाई हो, जल्दी ना डिसाइड हो, वही चाहते हैं कि ये केस, सारे मुकदमे एक ही संबंधित हैं, पर वो ये चाहते हैं कि अलग अलग दिन लगे, सारे 15 मामले अलग अलग दिन लगे और कंफ्यूजन चलता रहे और केस कभी डिसाइड ना हो पाए। इसीलिए ये ऑर्डर 4A के तहत पावर एक्सरसाइज करते हुए कोर्ट ने सारे मामलों को क्लब किया था। तो जो नहीं चाहते हैं कि एक साथ ना चले, इसमें उसके खिलाफ आए थे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो विष्णु शंकर जैन को आप सुन रखे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया क्या कि सारे मसले जो हैं वो एक ही विषय को लेकर लगे हुए थे, और यही कारण है कि हाईकोर्ट में उसमें सुनवाई चल रही थी। लेकिन मुस्लिम पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट आया, और सुप्रीम कोर्ट ने अब ये स्पष्ट कर दिया है कि हाईकोर्ट वापस जाएंगे, वहां चूंकि इस मसले को लेकर सुनवाई चल रही है। और विष्णु शंकर जैन ने बताया कि अगर कोई एक विषय पर इस तरह से सुनवाई होती है, अलग अलग याचिकाएं उसमें होती है, तो उनको क्लब करके ही सुना जाता है। अलग अलग एक एक दिन अलग अलग अगर याचिकाओं को लगाया जाएगा, उन पर सुनवाई होगी, तो इससे समय बहुत ज्यादा चला जाता है कोर्ट का भी और जो पक्षकार हैं उनका भी। यही कारण है कि क्लब करके अब उस पर सुनवाई होने वाली है। जी, ओवर टू यू दीपेश। पिछले कई मामलों को देखें, फिर वो चाहे चलिए, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस्तीफा तो मैं भेज चुका हूं। साथियों, कल NDA गठबंधन के द्वारा बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए किस दल को कितना सीट मिलेगा, इसकी घोषणा हो गई। मैंने आज से 5-6 दिन पहले प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक NDA का विधिवत घोषणा नहीं होता है। कल विधिवत घोषणा हो गया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने NDA की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं, और मैं आज भी, वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं।